प्रिय मित्रों, आज हम लोग कक्षा 10 साइंस से एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो प्रायः पूछा जाता है एग्जाम में। सिद्ध करना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। यह प्रश्न हमारे पास है। सिद्ध करना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी हमको प्रूव करना है कि जो फोकस दूरी f है वह वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। यह हमें प्रूव करना है, यानी f बराबर r/2 हमको प्रूव करना है। अब देखो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक चित्र की बात कर देते हैं और उस चित्र के हिसाब से थ्योरी भी हम लिखेंगे। देखिएगा, हमने यहां एक अवतल दर्पण बना दिया। यह एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में जानते हैं पालिश पीछे की तरफ होती है, उभरे हुए तल पर पालिश होती है। अवतल दर्पण में पालिश उभरे हुए तल पर होती है और दबे हुए तल से परावर्तन होता है। अवतल दर्पण में उभरे हुए तल पर पालिश होती है और दबे हुए तल से परावर्तन होता है। और यह आपको जो दर्पण दिखा दिया कि दर्पण कौन सा है, M1 M2 है। M1 और M2 यह दर्पण है। और यहां ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं, ये लाइनिंग थोड़ा इसको हम डार्क कर देते हैं। हाँ जी, ये लाइनिंग, यह दर्पण का ध्रुव P है। दर्पण का ध्रुव P है और यह फोकस F है और यहां पीछे वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र C यहां है। ध्यान देंगे हमारी बात को। अब इस अवतल दर्पण पर एक प्रकाश किरण आपतित होती है। यह प्रकाश किरण जा रही है, प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। ये जो लाइनिंग देख रहे हैं, इस लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं। जो ध्रुव P से जा रही है वह मुख्य अक्ष है। यह कौन सी रेखा है? यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, यह मुख्य अक्ष है। और यह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष है और प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। और जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वो बता दिया कि जो प्रकाश किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, वो दर्पण के बी बिंदु पर टकराती है, बी बिंदु पर। और हमने पढ़ा है कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो हमेशा फोकस से होकर लौटती है। कहां से लौटती है? फोकस से होकर। ये फोकस से होकर लौट रही है। यानी जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, यह मुख्य अक्ष है। ये जो लाइन देख रहे हैं मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जा रही है। दर्पण के बिंदु बी है, बी पर टकरा रही है। और जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती है वो हमेशा फोकस से होकर लौटती है। ये फोकस से लौटती हुई दिखाई दे रही है। अब क्या किया गया, यहां वक्रता केंद्र C से B को मिला दिया गया। थोड़ा देखिएगा, इंचल की सहायता से हमने एक बना रहे, इसको ऐसे हम अनुमान से ही बना देते हैं। अब देखो, आप ये प्रकाश किरण बन गई है, एक भी किरण रेखा बन गई। C से हमने B को मिला दिया। और एक चीज और हमने पढ़ा है कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है वह हमेशा दर्पण पर लंब होती है। इसका मतलब जो BC रेखा है या जो CB रेखा आपने खींचा है, यह रेखा C से जा रही है, इसलिए दर्पण पर यह अभिलंब होगी। यानी CB रेखा दर्पण पर अभिलंब होगी। हमने क्या किया सुन लीजिए, एक दर्पण M1 M2 है और उसका ध्रुव P है, फोकस F है और वक्रता केंद्र C है और यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जा रही है, दर्पण के B बिंदु पर टकरा रही है। और बता दिया कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो दर्पण से टकराने के बाद हमेशा फोकस से ही लौटती है। यानी F से आ गई, F पर आ गई है।
अब क्या किया गया, सी से बी को मिला दिया और हमने पढ़ा है कि जो प्रकाश या जो रेखा वक्रता केंद्र सी से दर्पण पर जाती है वह हमेशा दर्पण पर लंबवत होती है, यानी सीबी रेखा जो होगी वह इस दर्पण पर लंब होगी। इसी को थियरी के रूप में हमने यहां लिख दिया है। थियरी देखेंगे इसका, वही चीज जो फिगर है, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, फोकस को कैपिटल F से शो करते हैं, फोकस F है तथा वक्रता केंद्र C है। ये लिखा। एक प्रकाश किरण AB, एक प्रकाश किरण जा रही है कौन सी, AB, एक प्रकाश किरण कौन सी, AB, एक प्रकाश किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण के बिंदु B से टकराती है, जो परावर्तन के पश्चात फोकस F से निकलती है। बता दिया ना कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो दर्पण से टकराने के बाद हमेशा फोकस से ही लौटती है, फोकस से लौटी। अब क्या किया गया, दर्पण के बिंदु B को वक्रता केंद्र C से मिला देते हैं, मिला देंगे, मिलाने पर CB रेखा प्राप्त होती है। कौन सी, CB रेखा। चूंकि यह C से जा रही है रेखा इसलिए दर्पण पर क्या होगी, अभिलंब होगी। C से जो भी रेखा दर्पण पर जाती है वह लंब ही होती है उस पर, दर्पण पर। यह आपको चित्र के माध्यम से यहां हमने आपको समझा दिया। अब आते हैं हम लोग आगे, इस पर आगे बात की जाए। चित्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो चूंकि कोण देखिएगा, ABC, यह CB को मैंने बता दिया अभिलंब है। CB क्या है, अभिलंब है। तो यह CB अभिलंब है और यह किरण जो आ रही है, यह किरण आ रही है इसलिए यह आपतित किरण है और यह अभिलंब है। तो यह आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण आ रही है ना यह, तो आपतित किरण और क्या है, यह अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। अब आएंगे इधर, यह भी तो अभिलंब ही है। यह कौन सी किरण, इधर किरण गई आपतित किरण है, उधर से लौट रही है, कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, इधर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है। तो अब देखो, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन का नियम आपने पढ़ा होगा। परावर्तन का नियम आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देते हैं। परावर्तन का नियम ऐसे आपने परावर्तन के नियम में पढ़ा होगा कि यह अभिलंब है, यह अभिलंब है और यहां से प्रकाश किरण आती है और इधर से टकरा के लौट जाती है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इस कोण को आपतन कोण I कहते हैं। और ये किरण जो लौट रही है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण, माने आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो यही यहां आ रही है किरण, तो आपतित किरण AB और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे और फिर परावर्तित किरण BF और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। तो यह आपतन कोण है और यह परावर्तन कोण है। अगर ऐसे हम बात करें तो इसको हम आपतन कोण कहेंगे और इसको हम परावर्तन कोण कहेंगे। ये अगर शो करना चाहें तो हम शो भी कर सकते हैं। यह कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण, यह आपतन कोण हो गया और यह परावर्तन कोण। लिखना भी चाहे तो लिख सकते हैं हम। ये कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण बन जाएगा और यह कौन सा कोण बनेगा, परावर्तन कोण बन जाएगा। तो आपतन कोण को हम I से शो करते हैं, परावर्तन कोण को R से शो करते हैं। ध्यान देंगे, ये फिगर हमने यहां शो कर दिया है। देखिए कि चूंकि कोण ABC कोण कौन सा, ABC आपतन कोण है तथा CBF यह परावर्तन कोण है। हमारी बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपतित किरण है यह, तो कह रहा है कि चूंकि कोण
ABC आपतन कोण है तथा CBF इस कोण को कह रहा है। और जिस कोण को हमको बताना रहता है उसको बीच में रख, देखो बी को बी में बीच में रखे हैं, यहाँ भी बी बीच में है, तो जिस कोण को बताना बीच में रखते हैं। तो कोण ABC यानी ये वाला कोण और CBF यानी यह कोण, ये दोनों कोण देखो ये आपतन कोण है और यह परावर्तन कोण है। और हमने पढ़ा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यह परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अतः आपतन कोण ABC और परावर्तन कोण CBF ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। किस नियम से? परावर्तन के नियम से। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया है। अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, यह कौन सा कोण का? ABC तो ABC मतलब यह कोण और BCF का मतलब यह कोण, BCF बीच में ही है। तो ये AB कोण कौन सा? ABC यानी यह कोण, और फिर कोण कौन सा? BCF यानी यह कोण, यानी यह कोण और यह कोण आपस में बराबर हैं। क्योंकि ये दोनों कौन से कोण हैं? एकांतर कोण हैं। क्योंकि इसको भी आपको समझा देते हैं। जैसे यह और ये दो समांतर किरणें हैं, ये दो समांतर किरणें हैं और इनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है। अगर ये तिर्यक रेखा काटेगी तो जेड बन रहा है, देखो आप देखो जेड बन रहा है, जेड ये बन रहा है। इसका मतलब कि यह कोण जेड वाले पे देख रहे कोण है, ये दोनों कोण एकांतर कोण आपस में कहलाते हैं। तो यहां भी देखो जेड बन रहा है बिल्कुल ABC में, और ये ABCF अगर ऐसे चलेंगे ना आप तो बिल्कुल जेड बन रहा है, देखिए आप। तो ये जेड पर जो कोण बनते हैं यह कोण और यह कोण दोनों एकांतर कोण कहलाते हैं। इसका मतलब कि कोण I और यह कोण C ये दोनों आपस में बराबर होंगे। किस नियम से? एकांतर कोण के नियम से। तो इस तरह से हमने यह देखा कि जो आपतन कोण I था वह परावर्तन कोण के भी बराबर है, और फिर यही कोण C के बराबर भी है क्योंकि यह एकांतर कोण है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में, ये दोनों आपस में बराबर हैं। फिर कहता है दूसरे नियम से कि आपतन कोण यह और यह कोण C ये दोनों कैसे कोण? एकांतर कोण है, इसलिए दोनों कोण आपस में बराबर हो जाए। कौन कौन? देखो आप, दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। यह परावर्तन के नियम से दोनों बराबर है, यह एकांतर कोण के नियम से बराबर है। अब कहता है कि समीकरण 1 और 2 की दोनों की बात करें तो यह जो कोण है यह इसके बराबर है, फिर यही कोण इसके भी बराबर है। इसका मतलब यह प्रूव हुआ कि तीनों कोण आपस में बराबर हो गए। भाई यह कोण इसके बराबर है, फिर यही कोण इसके भी बराबर है, इसका मतलब तीनों कोण आपस में बराबर हो गए। तो लिख दिया हमने कि समीकरण 1 तथा 2 से कोण देखिएगा, कोण CB कोण कौन सा? CBF यानी यह वाला कोण तथा कोण BCF यानी यह कोण और यह कोण दोनों आपस में बराबर हैं। जब यह आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया, फिर यही आपतन कोण इस एकांतर कोण के बराबर हो गया, तो इसका मतलब तीनों कोण आपस में तब बराबर हैं। तो यह कोण भी इस कोण के बराबर होगा, यह होना चाहिए। तो कोण जो देखो, कोण CBF यानी यह कोण और कोण BCF यानी यह कोण, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। और एक चीज और हमने पढ़ा है कि अगर कोण बराबर हो गए ना तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं। अगर ये कोण दोनों बराबर हैं तो इस कोण के सामने की भुजा यह वाली और इस कोण के सामने की भुजा यह वाली, यानी भुजा CF या कह लीजिए कि भुजा BF और भुजा FC दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। अगर ये कोण बराबर हैं तो इनके सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी, अर्थात BF और FC भी आपस में बराबर हो जाएंगे। वही चीज हमने यहां लिख दिया है कि कोण बराबर होने पर सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसका मतलब कि यह BF भुजा FC भुजा के बराबर हो जाएगी, यही यहां शो किया गया है। तो यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए कि BF भुजा किसके बराबर हो जाएगी? FC भुजा के बराबर हो जाएगी। अब यदि दर्पण का द्वारक छोटा, तो दर्पण हमने बड़ा बनाया है,
अगर ये द्वारक का मतलब क्या देखिएगा, M1 से लेके M2 तक की जो दूरी देख रहे हैं ये वाली, इस दूरी की हम बात करें सीधा अगर, तो यहां से यहां तक M1 से लेके M2 तक की जो ये दूरी है ना ये वाली, इसी को द्वारक कहते हैं। तो कह कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता, यानी ये दर्पण बड़ा लिए हैं, अगर ये दर्पण छोटा लेते तो दर्पण छोटा, अगर यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु बी पी के बहुत पास होता। अगर दर्पण छोटा लिए होते तो बी कहाँ होता, पी के बहुत पास होता। इसलिए बिंदु बी को पी पर ही मान लेते हैं। इस बिंदु बी को कहाँ मान लेंगे, पी पर। वही हमने नीचे लिखा है कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता, यानी दर्पण छोटा लेते तो बिंदु बी ध्रुव पी के निकट होता। ये बी कहाँ होता, पी के निकट होता। तो बिंदु बी ध्रुव पी के निकट होता, तो इस दशा में बिंदु बी को बिंदु पी पर मान लेते। कहाँ मान लेते, बिंदु पी पर मान लेते। ध्यान दीजिएगा, बिंदु बी को कहाँ मान लेते, पी पर मान लेते। तो जो बी एफ कह रहे हैं दूरी, उस दूरी को बी एफ नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे हम, पी एफ कहने लगेंगे। यानी बी कहाँ चला आएगा, पी पर। तो जो बी एफ कह रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, पी एफ कहने लगेंगे। तो ये चीज यहां दी गई है, थोड़ा ध्यान देंगे इस बात को कि ये जो बी एफ है वो किसके बराबर है, एफ सी के बराबर। ध्यान देंगे हमारी बात को। ये बी एफ बता दिया कि यह बी एफ, जब एक कोण बराबर है तो भुजाएं भी बराबर होंगी। बी एफ एफ सी के बराबर होगा, यह हमने प्रूव किया है। लेकिन द्वारक छोटा लेते तो बी पी पर होता। तो बी को अगर पी पर मान लें तो जो बी एफ लिख रहे हैं उसको हम क्या लिखते, पी एफ। यानी बी एफ बराबर क्या, पी एफ, यहां हमने रख दिया है। बी एफ की दूरी को हम पी एफ कहते हैं, क्योंकि बी को कहां मान लिया है, पी पर, तो पी एफ कहते हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए यहां तक। अब सुनो, अब ध्यान से बात हमारी, ये जो बिंदु पी से, सारी दूरियां पी से मापी जाती हैं। पी से सी की जो दूरी है ना, देखिएगा थोड़ा बोर्ड पर ध्यान, इस पर देंगे, वीडियो पर ध्यान देंगे। ये जो ध्रुव, सारी दूरियां ध्रुव पी से मापी जाती हैं। दर्पण की सारी दूरियां पी से मापी जाती है। पी है, देखिएगा, पी से सी की जो दूरी है ना, इस दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी ध्रुव पी से वक्रता केंद्र सी की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको आर से शो करते हैं, किससे, आर से। और पी से जो एफ की दूरी है इसको फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इसको स्मॉल एफ से शो करते हैं। ध्यान देंगे इस बात को। अब देखो आप ध्यान से हमारी बात सुनो, ये जो पी सी है, ये बड़ी वाली दूरी पी से लेके कहां तक, सी तक। पी से सी तक की जो दूरी है वो दो खंडों से बनी है, पी एफ और एफ सी। यानी पी से लेके सी तक की जो बड़ी दूरी है वह दूरी दो टुकड़ों से बनी है। किसे किसे, एफ पी एफ प्लस एफ सी, जो पीसी की दूरी है। तो इसलिए हमने लिख दिया कि पीसी बराबर कितना, पीसी बराबर कितना, पी एफ प्लस एफ सी, हमने लिख दिया। तो पीसी है, पी एफ है अपने जगह पर, ठीक है। और यह एफ सी है, क्या है, एफ सी है। बोर्ड पर थोड़ा ध्यान इस पर देखिएगा, वीडियो पर ध्यान दीजिएगा, बार बार बोर्ड हम कह दे रहे हैं, ध्यान रखेंगे। यहां बी एफ बराबर एफ सी मिला था और यहां बी एफ बराबर पी एफ लिखे हैं। तो बी एफ, यहां भी बी एफ बराबर एफ सी है, यहां बी एफ बराबर पी एफ है। तो दोनों जगह बी एफ है। इसका मतलब एफ सी किसके बराबर है, जब यह भी बी एफ है यह भी बी एफ है, दोनों के बाएं बराबर है तो दोनों के दाएं भी। तो जो एफ सी है वह किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो जो एफ सी लिख रहे हैं वो जब पी एफ हो जाएगा। अब पी सी बराबर कब पी एफ हो गया, दो पी एफ हो गया, टू पी एफ हमने लिख दिया इसको। अब पीसी को हमने क्या लिख दिया, टू पी एफ लिख दिया। अब पीसी का मतलब क्या है, पी से लेके सी तक वक्रता त्रिज्या, जिसको हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं, बराबर टू इंटू पी एफ कट हो रहा है, दो हमने रख दिया, टू रख दिया। अब पी एफ की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल एफ हो गया। तो पीसी वक्रता त्रिज्या आर है, टू हो गया, पी एफ फोकस दूरी एफ है, स्मॉल एफ है। आर अपने जगह पर है, टू को अपान में भेज दें तो इधर क्या बचेगा, फोकस दूरी एफ बचेगी। यानी फोकस दूरी प्रूव हो गया। ये प्रूव करना था कि जो फोकस दूरी एफ है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी फोकस दूरी एफ है और ये फोकस दूरी एफ वक्रता त्रिज्या
आर की आधी होती है। यही हमको सिद्ध करना था, ये हमने लिख दिया प्रूव्ड। क्या लिख दिया? प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था, यति सिद्धम। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी।